वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19 नवंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 19 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है हर साल 19 नवंबर को। अब क्यों? तो दरअसल इस दिवस की शुरुआत की गई थी साल 1999 में, जो कि डॉक्टर जेरोम टिलक सिंह द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी त्रिनिदाद और टोबैगो शहर में पहली बार। क्यों की गई थी? तो इन्होंने अपने पिता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस दिवस की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो पुरुषों और साथ ही लड़कों से जुड़ी सामाजिक, इसके अलावा मानसिक, इसके अलावा भावनात्मक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर ध्यान देना और साथ ही समाज में इनके योगदान को सम्मान देना। और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है पुरुषों और लड़कों का उत्सव। और अब अगर इस दिवस को हम दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो दरअसल अगर यह दिवस मनाया जाता है तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि समाज के या फिर यूं कहें कि राष्ट्रीय या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुछ गिने चुने और सम्मानित पुरुषों को यह दिवस समर्पित कर देना चाहिए। इसका मतलब ये कि इन सम्मानित पुरुषों को सम्मानित करते हुए यह दिवस मनाया जाना चाहिए, इन्हें चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाना चाहिए, क्योंकि सभी सम्मान के हकदार तो नहीं हो सकते हैं, इसलिए कुछ पुरुषों को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19 नवंबर। तो आज ही के दिन इसका मतलब ये कि 19 नवंबर को ही एक और दिवस भी मनाया जाता है। अब ये कौन सा दिवस है, इसे डिस्कस करते हैं। तो दरअसल हर साल 19 नवंबर को ही विश्व टॉयलेट दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। अब क्यों? तो दरअसल इसकी शुरुआत की गई थी साल 2001 में, जो कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी, और साल 2013 में इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एक बदलती दुनिया में स्वच्छता। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो व्यापक स्वच्छता संकट की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना, और वर्तमान में 3.4 अरब ऐसे लोग हैं जिनके पास सुरक्षित और साथ ही प्रबंधित शौचालय सुविधाएं नहीं है, इनके लिए आवाज उठाना। और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, जो कि है जल और स्वच्छता सभी के लिए, को 2030 तक हासिल करना। इसके साथ ही यूएन के द्वारा एक नारा भी दिया गया है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस दिवस के लिए एक टैग लाइन भी दिया गया है। ये क्या है? तो ये टैग लाइन है, हमें हमेशा शौचालय की जरूरत होगी। अगला सवाल है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024-25, तो अब राष्ट्रीय जल पुरस्कार है क्या, इसके बारे में हम आगे जानेंगे और थोड़ी डिटेल में। तो दरअसल साल 2024-25 के लिए ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दी गई है अभी कल, इसका मतलब कि 18 नवंबर को यह इसका छठा संस्करण था, और इसके लिए कुल 46 विजेताओं को सम्मानित किया गया है, यानी कि 46 विजेता इससे सम्मानित किए गए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड दिया गया है महाराष्ट्र को। इसके अलावा मध्य प्रदेश 2 श्रेणियों के लिए सम्मानित किया गया है। अब ये कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश का खरगोन जिला पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया है। इसके अलावा खंडवा जिला ग्राम पंचायत काशेश्वर को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के तौर पे दूसरे स्थान पे रखा गया है। इसके अलावा पहले स्थान पे है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का पूर्वी क्षेत्र में, जो कि पहले स्थान पे है, इसे हमने पहले देखा। और सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का अवार्ड किसे दिया गया है? तो कृष्णा पब्लिक स्कूल को, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो दरअसल यह भारत का राष्ट्रीय सम्मान है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में जल संरक्षण, इसके अलावा जल प्रबंधन, साथ ही वर्षा जल संचयन, इसके अलावा भू जल स्तर में सुधार और साथ ही पानी के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो साल 2018 में की गई थी, और इस अवार्ड को दिया जाता है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा। और यह किन श्रेणियों में दिया जाता है यह अवार्ड? तो ये श्रेणियां हैं, पहला है राज्य स्तर, अगला जिला स्तर, फिर ग्राम स्तर, फिर शहरी निकाय, फिर शैक्षणिक संस्थान, इसके अलावा उद्योग, इसके अलावा व्यक्ति, इसके अलावा अन्य में शामिल होते हैं एनजीओ संस्थान या फिर संगठन। और सम्मान के तौर पे इसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, इसके अलावा ट्रॉफी या फिर स्मृति चिन्ह दिया जाता है, और कुछ श्रेणियों में नकद राशि भी दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसके द्वारा शुरू किया गया है?
तो दरअसल हाल ही में सिंगापुर द्वारा दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू करने की घोषणा की गई है, जो कि सिंगापुर की सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा इसे शुरू किया जाएगा, यानी लागू किया जाएगा। कब से किया जाएगा? तो 1 अप्रैल साल 2026 से। अब यह है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? तो दरअसल हवाई यात्रियों द्वारा दी जाने वाली कुछ राशि से सतत एविएशन ईंधन की खरीद को फंड किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। प्लस वाले हाल ही में किस राज्य के सारंडा वन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के आदेश दिए गए हैं? तो दरअसल हाल ही में झारखंड राज्य के सारंडा वन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया गया है। अब इसे ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, ये हम आगे समझेंगे या फिर आगे समझ में आ जाएगा हमें। तो पहले देखते हैं इसके बारे में और डिटेल्स को। तो सारंडा वन, तो दरअसल यह राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है और इस सारंडा वन के यानी कि इस वन के 31,468 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के तौर पर अधिसूचित किया गया है और इसके लिए 3 महीने की समय सीमा तय की गई है। अब भारत में दरअसल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 18 के तहत राज्य सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया जाता है, यानी कि इसमें सेक्शन 18 में प्रावधान किया गया है किसी भी राज्य सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का। और इसी के सेक्शन 29 के तहत यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 29 के तहत किसी भी अभयारण्य में जंगली जानवरों का शिकार या फिर उनके आवास में अतिक्रमण प्रतिबंधित होता है। तो अब इसका उद्देश्य क्या है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो इसे हम थोड़े शब्दों में समझते हैं। तो दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य है कि वन्य जीवों और साथ ही इनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करना, साथ ही पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना और जैव विविधता का संरक्षण और साथ ही स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। तो अब झारखंड, तो झारखंड को थोड़े शब्दों में जाने तो झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो कि राज्य के 14वें मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल है यहाँ के संतोष कुमार गंगवार। और झारखंड में 24 जिले हैं। यहाँ की राजकीय फूल है पलाश, राजकीय पक्षी है कोयल, राजकीय वृक्ष है साल और अगर स्टेट एनिमल की बात करें तो ये है एशियन हाथी। अब झारखंड अपनी सीमा किनसे साझा करता है, तो 5 राज्यों से करता है। उत्तर में अपनी सीमा साझा करता है बिहार से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से, दक्षिण में उड़ीसा से, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से। अगला सवाल है, हाल ही में 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दरअसल हाल ही में गोवा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कि 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली हासिल की है। अब हुआ क्या है, तो दरअसल गोवा का साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर 100% प्रतिक्रिया दर इसने सुनिश्चित किया है। दरअसल 5000 से ज्यादा कॉल्स आए थे इस कॉल सेंटर में, जिसमें कि 581 शिकायत के तौर पे पंजीकृत भी किए गए और 1500 कॉल्स का जवाब भी दिया गया। इससे फायदे क्या होंगे, यह कॉल सेंटर का मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस प्रणाली की वजह से नागरिकों को धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने में तेजी लाना और साथ ही इनमें भरोसा बनाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। अगला सवाल है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के फाइनल्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 इसके बारे में हम आगे जानेंगे और डिटेल्स में। पहले जानते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के फाइनल्स के आयोजन के बारे में, यानी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के फाइनल्स के आयोजन के बारे में। तो दरअसल इसका आयोजन शुरू हुआ है 15 नवंबर से और यह चलेगा 22 नवंबर तक। कहाँ पे किया जा रहा है इसका आयोजन, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में, इसका मतलब कि भारत में। और इसमें 10 वजन श्रेणियां शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 35 देश भाग ले रहे हैं, यानी कि 35 देशों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025, तो दरअसल भारत इसमें पहली बार शामिल हुआ था, यानी कि भारत इसमें पहली बार भाग लिया है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में। और यह 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले 2 चरण हो चुके हैं, अब कब हुए हैं इसे देखते हैं। और ये फाइनल्स तीसरा चरण है। तो पहला चरण हुआ था ब्राजील में, जो कि 31 मार्च से 5 अप्रैल तक हुआ था। दूसरा चरण हुआ था कजाकिस्तान में, जो कि 30 जून से 7 जुलाई तक हुआ था।
तो अब अगर वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत के प्रदर्शन की बात करें, यानी कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में भारत के प्रदर्शन की बात करें, तो भारत ने इसमें 6 पदक जीते हैं, जो कि 1 स्वर्ण, इसके अलावा 1 रजत और 4 कांस्य। और 1 स्वर्ण पदक जीता है हितेश गुलिया ने, जो कि 70 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने यह पदक जीता था। इसके अलावा रजत पदक किसने जीता, तो अविनाश जामवाल ने, जो कि 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता। अब कांस्य पदक किसने जीता, तो जादूमणि सिंह मनदेंग बम ने, जिन्होंने कि 50 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। इसके अलावा मनीष राठौर 55 किलोग्राम भार वर्ग, सचिन 60 किलोग्राम भार वर्ग और इसके अलावा विशाल 90 से ज्यादा किलोग्राम के भार वर्ग में कांस्य पदक जीते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के पुरी और सोनापुर को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। तो दरअसल हाल ही में ओडिशा के पुरी और सोनापुर को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। तो अब ब्लू फ्लैग प्रमाणन ये होता क्या है आखिर, इसके बारे में हम आगे जानेंगे और डिटेल में। पहले जानते हैं अब इस पुरी और सोनापुर के बारे में। तो पहले पुरी, तो दरअसल इसे गोल्डन बीच या फिर पुरी बीच भी कहा जाता है और इसे साल 2025-26 के लिए यह प्रमाणन दिया गया है और इससे पहले भी इसे साल 2020 में ये प्रमाण दिया गया था। अब सोनापुर बीच, तो यह उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है, जो बहुड़ा नदी और साथ ही बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है और इससे पहले भी इसे यह प्रमाण दिया गया था साल 2023 में। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन ये है क्या, तो दरअसल यह एक अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी लेबल है, जो कि डेनमार्क के FEE यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी साल 1985 में। और अब इसका भारत में संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, साथ ही सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट के माध्यम से इसका संचालन किया जाता है भारत में। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, तो दरअसल समुद्र तटों और साथ ही तटीय क्षेत्रों में सतत पर्यटन को बढ़ावा देना या फिर पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण, इसके अलावा पर्यटकों को बेहतर अनुभव देना, साथ ही स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा। अगला सवाल है, किस देश द्वारा भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद करने का फैसला लिया गया है। तो दरअसल हाल ही में ईरान सरकार द्वारा यानी कि कल 18 नवंबर को भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री प्रवेश की सुविधा को बंद करने की घोषणा की गई है। अब यह है क्या, तो दरअसल 4 फरवरी साल 2024 को भारत के साधारण पासपोर्ट धारकों के लिए कुछ सीमित अवधि के लिए वीजा मुक्त देश में प्रवेश करने की नीति लागू की गई थी। ये सीमित अवधि कितने दिनों के लिए थी, तो 15 दिनों के लिए थी, जो कि हर 6 महीने के बाद लागू होती थी, यानी कि हर 6 महीने के बाद 15 दिन बिना वीजा के यहाँ रह सकते थे भारतीय नागरिक यानी कि साधारण पासपोर्ट धारक, जो कि अब भारत से ईरान जाने वालों को वीजा अनिवार्य होगा, यानी कि अब इसे बंद कर दिया जाएगा, तब वीजा अनिवार्य होगा। कब से बंद किया जाएगा, तो 22 नवंबर 2025 से ये प्रभावी होगा। अब ऐसा क्यों किया गया है ईरान सरकार द्वारा, तो दरअसल कुछ आपराधिक प्रवृत्ति वालों के इस सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा था, यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले कुछ लोग इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे थे, इस वजह से इसे बंद करने की घोषणा की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान। अगला सवाल है, बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह किस दिन निर्धारित किया गया है। तो बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा 20 नवंबर 2025 को। तो बिहार विधानसभा चुनाव, तो दरअसल बिहार में 243 सीटों के लिए हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, जो कि 2 चरणों में आयोजित किए गए थे। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को। और सामान्य वर्ग के 203 सीट है इसमें, इसके अलावा अनुसूचित जाति के 38 और साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए 2। तो दरअसल अब इसमें पहले चरण के लिए 18 जिलों में मतदान किया गया, जिसमें कि 121 सीटों पे था, 121 सीटों के लिए था। और पहले चरण में एक राज्य में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा, तो 64.64%, जो कि 2020 से 7.35% ज्यादा था। और सर्वश्रेष्ठ जिला कौन रहा है, यानी कि सबसे सर्वाधिक किस जिले में मतदान हुआ पहले चरण में, तो मुजफ्फरपुर जिले में, जो कि 71% हुआ। इसके अलावा सबसे कम कहाँ, तो पटना में, जो कि 57.93% यहाँ पे वोट पड़े।
इसके अलावा अब अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में 20 जिलों के लिए वोटिंग हुई, यानी कि 20 जिलों के 122 सीटों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें कि मतदान प्रतिशत रहा कुल 68%। और दरअसल यह साल 1951 से 2025 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा है अभी तक का बिहार का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 नवंबर। अगला सवाल है, हाल ही में CII पार्टनरशिप समिट के 30वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो CII पार्टनरशिप समिट 2025। तो अब CII पार्टनरशिप समिट ये है क्या, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और पहले जानते हैं 2025 में आयोजित होने वाले इस समिट के बारे में। तो दरअसल साल 2025 में यह इसका 30वां संस्करण था। इसका आयोजन किया गया था 14 से 15 नवंबर को। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया गया। और इसका उद्घाटन किया गया था CP राधाकृष्णन के द्वारा, जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है या फिर किया गया? तो CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसके अलावा DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, साथ में संयुक्त तौर पे आंध्र प्रदेश भी शामिल था इसमें, यानी कि आयोजनकर्ता इन तीनों द्वारा संयुक्त तौर पे किया गया। इसमें भागीदारी किनकी रही है? तो 45 से ज्यादा देश इसमें शामिल हुए थे। इसका विषय या फिर थीम क्या था? तो प्रौद्योगिकी, इसके अलावा विश्वास और व्यापार, और साथ ही नए भू आर्थिक व्यवस्था में मार्गदर्शन। तो अब CII पार्टनरशिप समिट ये है क्या, इसके बारे में हम थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो दरअसल ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय और व्यापारिक सम्मेलन है एक। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो साल 1995 में की गई थी। और ये इसका पहला सम्मेलन यानी कि पहला समिट कोलकाता में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? तो वाणिज्य और उद्योग संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT के द्वारा। तो DPIIT है क्या? तो इसका पूरा नाम हुआ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और जैसा कि हमने देखा कि ये वाणिज्य और उद्योग संवर्धन विभाग इसका नाम है, तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक प्रमुख भाग है, यानी कि भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है, कार्य करने वाला एक विभाग है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया के बड़े उद्योगपतियों, साथ ही निवेशकों, इसके अलावा कंपनियों और सरकारी प्रतिनिधियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखापत्तनम। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस या फिर नेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 17 नवंबर। अगला सवाल था, भारत और यूनाइटेड किंगडम का 8वां सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 किस विषय पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी आतंकवाद रोधी अभियान। अगला सवाल था, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा दी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी बांग्लादेश। अगला सवाल था, हाल ही में भारत के अस्थायी सुरक्षा सचिव को नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए पराग जैन। अगला सवाल था, 44वें अंतर्राष्ट्रीय भारत व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला सवाल था, हाल ही में किसके द्वारा इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकासन जन सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए गोदरेज एरोस्पेस। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी नागालैंड। अगला सवाल था, हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए गुवाहाटी। अगला सवाल था, गरुड़ वायु अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी फ्रांस। और लास्ट क्वेश्चन था, क्या है मत्स्य 6000? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी भारत का पहला मानवयुक्त सबमर्सिबल, जो कि 6000 मीटर की दूरी तक जा सकता है।